नमस्कार। हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में अपने प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी प्रीवियस सेशन में। आज जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन। तो संविधान सभा और अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, उन सब पर आज हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सेशन पे बने रहिए, एक एक एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, आप लोग प्लीज़ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियोज़ पड़े चैनल पर उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और जैसा कि अब परीक्षा अति संभावित है कि दिसंबर माह में हो जाए, तो हमें किसी भी तरह से अपनी तैयारी में लापरवाही नहीं करनी है। तो सेशन पे जुड़े रहिए, जो करंट में वीडियोस पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर आप उसको देख लीजिए। जो संवैधानिक विकास है उसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे 1773 से लेकर के 1945 तक का जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, तो वो पूरा संवैधानिक विकास थ्योरी के रूप में उसमें पढ़ा हुआ है। 13 लेक्चर्स के थ्रू हमने पूरा संवैधानिक विकास कवर करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जिस अप्रोच के साथ में हमने संवैधानिक विकास पर चर्चा की है, अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से आपको समझ में आएंगी चीज़ें और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप संवैधानिक विकास पढ़ें तो हमेशा क्रमवार पढ़ें, क्योंकि हर अगला अधिनियम प्रीवियस अधिनियम के ऊपर ही आधारित है। क्या पिछले में कमियां रह गई, क्या उसमें संशोधन हुए, इन्हीं से आगे का अधिनियम बन के निकलता है। तो अगर आप उसमें उछल कूद करके कि पहला पढ़ लिया और उसके बाद में चौथे लेक्चर पे आ गए, इस तरह से नहीं आप पढ़िए। 1773 का पढ़िए, फिर 1781 पे आइए, 1784 पे आइए, 86 पे आइए, फिर इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए और 1935 तक क्रमानुसार आप पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और आप जानते हैं, अगर आप लोगों ने कभी पहले परीक्षा दी है या आप लोग प्रैक्टिस सेट तो देखते ही होंगे, तो संवैधानिक विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। निश्चित तौर से मानिए कि जो भी अगर आप ये लेक्चर देखेंगे हमारे, तो आपका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं संविधान सभा और अंतरिम सरकार का गठन। पहला प्रश्न, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, गठन किया गया था। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, महारानी की घोषणा के अंतर्गत या कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत संविधान का निर्माण किया गया। तो संविधान सभा का गठन आप देखिए कि जब हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में कैबिनेट मिशन प्लान को पढ़ा था, तो पहले तो उत्तर आप जान लीजिए किसका उत्तर है डी। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था और इसी के अंतर्गत ये कहा गया था कि पूरा जो भारत है एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। भारतीय संघ का मतलब था जितने भी भारतीय प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें, सभी को मिला करके भारतीय संघ बनेगा और उस संघ के लिए एक संविधान बनाया जाएगा और संविधान निर्मात्री सभा में जो भी लोग होंगे वो भारतीय होंगे। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो सीधा सीधा आपसे रेशियो पूछा जा रहा है कि जो संविधान सभा का गठन होना था, तो संविधान सभा में जो सदस्य संख्या थी तो वो किस तरह से कितनी सदस्य संख्या होगी। तो कितनी सदस्य संख्या होगी संविधान सभा में, तो इसका निर्धारण करने के लिए जो रेशियो निकाला गया था वो रेशियो था 1:10 लाख, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि चुना जाना था।
तो कितने व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना था? 10 लाख। यहाँ पे यही पूछा जा रहा है ना कि एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्तियों के या 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को जब ये संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था तो यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। और लेकिन ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। तो ये अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष या 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे चल करके 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पहला सत्र कब हुआ था, तो पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष बताना है, बहुत आसान सा प्रश्न है और आप लोगों को बिल्कुल मालूम होगा कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे अस्थायी या स्थायी तो पूछा नहीं गया है, तो अगर सीधे संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जाता है आपको सीधा टिक करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस अगर कहीं प्रश्न में अस्थायी पूछा जाए तब आपको सच्चिदानंद सिन्हा को देखना है। अदरवाइज अगर प्रश्न आता है संविधान सभा का अध्यक्ष, डायरेक्ट आप राजेंद्र प्रसाद को टिक करिए, आपका प्रश्न सही हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी कथन दिए गए हैं उनमें से 3 कथन ऐसे हैं जो कि गलत हैं और कोई एक ऐसा है जो कि सही है। तो यहाँ पर हमको चयन करना है सही कथन का। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई या नहीं चुनी गई, ये आपको चयन करना है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? तो इस प्रश्न का सही जवाब, अब देखिए हम लोग एक एक चीज़ को देख लेते हैं। वर्ष 1946 में, बिल्कुल वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। यही इस प्रश्न का सही जवाब है। अब सेकंड में देखिए, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ये दोनों ही संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाता। अगर यहाँ पे जिन्ना ना दिए होते, सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल होते तो ये कथन आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे जिन्ना का भी नाम दिया गया है, इसलिए कथन गलत हो गया क्योंकि जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। तो जनवरी 1947 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर ये सभी कथन गलत हैं। जो एक कथन सही है वो है ए, 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। नेक्स्ट देखते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पूछा जा रहा है, किस आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े थे भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो ब्रिटिश युग में जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, भारत स्वतंत्र होने पर उसे संसद कहा गया। और किसने अध्यक्ष पद संभाला? तो ये अध्यक्ष पद संभाला था जी.बी. मावलंकर ने। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है, जी.बी. मावलंकर। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता या अंतरिम सरकार हम इसी को कह सकते हैं। तो अंतरिम सरकार की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये जो अध्यक्षता की थी ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और
अंतरिम कैबिनेट, इसी को ही अंतरिम सरकार भी कहते हैं, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ही उस समय ये प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं, पर डेजिग्नेशन प्रधानमंत्री की नहीं थी, वो डेजिग्नेशन अध्यक्ष की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्रश्न में पूछ लिया था कौन प्रधानमंत्री बना था, तो अगर प्रधानमंत्री पूछा जाएगा तो भी जवाहरलाल नेहरू को टिक करेंगे, और अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो भी जवाहरलाल नेहरू ही सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो यहाँ पर 1946 की ही डेट्स दी गई हैं। कब किया गया तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो गठन हुआ था अंतरिम सरकार का, ये हुआ था सितंबर 1946 में। और जिस समय सितंबर 1946 में इसका गठन हुआ था उस समय मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। आगे चलकर अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिस समय अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस समय मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। कब गठन हुआ था? सितंबर 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो यहाँ पर रियासतों का विभाग पूछा जा रहा है, किसे दिया गया था? तो जो रियासतों से संबंधी विभाग था ये दिया गया था सरदार पटेल को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सरदार पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? कौन सा विभाग पूछा जा रहा है? राज्य विभाग। तो राज्य विभाग की अध्यक्षता राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? उन्हीं की अध्यक्षता में की गई जिनकी अध्यक्षता में रियासत विभाग था। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब हो गया सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखते हैं, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं इनके पास कौन सा विभाग था? रक्षा है, विदेश मामले हैं, खाद्य तथा कृषि है, कोई भी नहीं। तो राजेंद्र प्रसाद के पास जो विभाग था वो था खाद्य तथा कृषि विभाग। विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद के पास था। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? किस मंत्रालय की बात हो रही है? रेल मंत्रालय की। तो रेल मंत्रालय का जो कार्य था ये कौन देखता था? ये अरुणा आसफ अली देखती थी। आसफ अली दिया हुआ है, तो आसफ अली के पास ही रेल मंत्रालय था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, आसफ अली। नेक्स्ट देखते हैं, जब 1946 में मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल किया गया तो लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया? तो आपको बताया जब सरकार बनी थी अंतरिम सरकार सितंबर 1946 में, तो उस समय मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, लेकिन अक्टूबर माह में मुस्लिम लीग शामिल हो गई। तो मुस्लिम लीग जब शामिल हुई तो लियाकत अली को एक मंत्रालय दिया गया। आपसे पूछा गया है कि कौन सा विभाग दिया गया था? विदेश है, वित्त है, गृह है या रक्षा है? तो लियाकत अली को दिया गया था वित्त विभाग। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बार बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, क्योंकि जब वित्त मंत्रालय दिया गया तो अब आप देखिए, अगर आप कोई भी योजना बना लें तो उस योजना को, किसी भी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको आवश्यकता होगी वित्त की। और वित्त मंत्रालय अगर आपको वित्त आपको नहीं देगा, आपको फाइनेंस रिलीज नहीं करेगा, तब क्या होगा? आपकी योजना धरी की धरी रह जाएगी। और यही हर्डल्स क्रिएट किए गए थे मुस्लिम लीग के द्वारा। तो जो भी प्लानिंग होती थी उसके लिए लियाकत अली फंड रिलीज नहीं करते थे और बहुत डिस्टर्बेंस इसकी वजह से हो रहा था। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अंतरिम सरकार की कार्यप्रणाली में व्यवधान डालने का कार्य किया था। तो यहाँ पर लियाकत अली को कौन सा विभाग दिया गया था? वित्त विभाग दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में श्रम मंत्रालय किसे सौंपा गया? कौन सा मंत्रालय? श्रम मंत्रालय। तो कुछ मंत्रालय ही महत्वपूर्ण है, जैसे खाद्य एवं कृषि है जो कि राजेंद्र प्रसाद के पास था, श्रम मंत्रालय जगजीवन राम, आपका रेल मंत्रालय अरुणा आसिफ अली, और वित्त मंत्रालय लियाकत अली। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो श्रम मंत्रालय किसे सौंपा गया था? श्रम मंत्रालय सौंपा गया था जगजीवन राम को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू है, बलदेव सिंह है, अली जहीर है, बी आर अम्बेडकर है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। तो जवाहरलाल नेहरू तो निश्चित तौर से, जवाहरलाल नेहरू तो अध्यक्ष ही थे।
और जो इसमें शामिल नहीं हुए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस राज्य में अपनी सरकार बनाई? जब 1946 के चुनाव हो गए तो चुनाव के पश्चात किस राज्य में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी? तो मुस्लिम लीग ने जिस राज्य में अपनी सरकार बनाई थी वो राज्य है बंगाल। बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी तिथि लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के लिए सुनिश्चित की थी? किस चीज के लिए? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के लिए कौन सी तिथि सुनिश्चित की थी? ये 1946 की ही सारी तिथियां दी गई हैं। 13 अगस्त है, 14 अगस्त है, 15 अगस्त है और 16 अगस्त है। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के हेतु सुनिश्चित किया गया था और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अंतर्गत मांग क्या थी उनकी? पाकिस्तान की मांग थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, मर कर लेंगे पाकिस्तान, ये सारा कार्यक्रम चल रहा था। तो 16 अगस्त 1946 को ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? तो आपसे चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी। मुस्लिम लीग कब शामिल हुई थी? अक्टूबर 1946 में शामिल हुई थी। और सरकार बनी कब थी? सरकार बनी थी सितंबर 1946 में। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के अंतर्गत पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे फैल उठे, इनकी शुरुआत किस स्थान से हुई? तो जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ तो उसके तहत पूरे देश में बहुत हिंसा भड़क उठी थी, सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत ज़्यादा हिंसा होने लगी थी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी नोआखाली से। नोआखाली कहाँ है? बंगाल में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, नोआखाली से इसकी शुरुआत हुई थी। शुरुआत ही पूछा जा रहा है, शुरुआत नोआखाली से हुई थी। उसके बाद में पूरे देश में इतने सांप्रदायिक दंगे हुए, इतनी हिंसा हुई कि जिसको अलग अलग लोगों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अपने शब्दों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किस दिन से शुरुआत हुई थी, तो किस स्थान से शुरुआत हुई थी? तो नोआखाली से। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। और यहाँ पर आकर के इस संदर्भ से संबंधित प्रश्न पूरे हो जा रहे हैं। और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे, आपके प्रश्न का जवाब आपको अवश्य दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।